हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 के बारे में, जो कि अपन केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। देखिए, अपन ने केमिस्ट्री के 2019 का पेपर भी अपन ने डिस्कस कर चुके हैं और 2018 का क्वेश्चन पेपर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। सो चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी कि सुक्रोज का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज अपने पास मिलता है। आगे बोल रखा है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc की वैल्यू अपन को दे रखी है 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे। आगे बोला गया द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट द सेम टेम्परेचर T2। यानी कि इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, जैसा कि आपको पता है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है रिएक्शंस की कि जो रिएक्शंस है वो किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शंस है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि डेल्टा जी बराबर 0 होता है और क्यू सी जो होगा, रिएक्शन क्यूसेंट जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो के सी के अंदर, जिसको अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं के सी। ठीक है, तो आप जैसे इस रिएक्शंस में आप पुट करोगे डेल्टा जी की वैल्यू 0, तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे। देखो ऑप्शन भी आपके इसके अकॉर्डिंग ही दे रखे हैं यहाँ पे। तो माइनस में इसका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे पूछा डेल्टा जी नॉट है। ठीक है, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे अपन को आर की जो वैल्यू जूल में लेनी है, तो जूल में 8.314 होती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है जूल पर मोल और केल्विन इनवर्स। ठीक है, आगे अपन बात करें टी टेम्परेचर, अपन को इस रिएक्शन का दे रखा है 300 केल्विन टेम्परेचर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे केसी की बात करें तो केसी भी इसमें रिएक्शन में अपन को गिवन है, कितना है भाई, वो है अपने पास 2 × 10⁻13। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि के की आर की वैल्यू रखती, टी टेम्परेचर की वैल्यू रखती और यहाँ पे केसी की वैल्यू रखती। तो सिंपल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, जैसा सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रखा है, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन का अपन को एक्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपन को पास आगे ही कुछ रिएक्शन दे रखी है और उससे पीछे का कुछ कंपाउंड बना के दे रखा है। ठीक है, इसे आइडेंटिफाई करना। देखो टॉल्यूइन की रिएक्शन अगर आप पहले बना लेते हैं इसको अच्छे से। टॉल्यूइन की रिएक्शन CH3 बेंजीन के ऊपर, इसकी रिएक्शन आप Cl2 के साथ करा रहे हो HMu की प्रेजेंस में। जब भी HMu की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो मोस्टली FSR रिएक्शन C होती है और FSR रिएक्शन किसमें होती है, एल्केन के अंदर। तो यहाँ पे एल्केन का पार्ट ये है, एल्केन। तो इसके अंदर क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा। Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो यहाँ पे क्लोरीनेशन में करा देगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्लोरीनेशन भी यहाँ पे हो सकता है कि मोनोक्लोरीनेशन हो या डाई हो या ट्राई क्लोरीनेशन हो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतनी बार यहाँ पे Cl आ सकता है। तो अपन बात करें, देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 बार क्लोरीनेशन होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर पे चलता हूँ, यहाँ पे 2 बार Cl करा देता हूँ, लगा देता हूँ। ठीक है, आप आगे आपको पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि इसका आगे देखो एक बार। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करा रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक कंपाउंड बन गया, ये एक्स है। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहा है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या आ जाएगा, मतलब Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH CH एंड OH। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप्स होते हैं तो वो कभी भी H2 का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो यहाँ से ये H2, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो H2O निकल गया। उसके बाद में कार्बन की इक्विवेलेंसी 3 हो गई, तो यहाँ से ये
CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने इसका 2 बार क्लोरीनेशन कराया था। इसका रीजन सिर्फ एक है, देखो मोनोक्लोरीनेशन कराते तो अपन को बेंजील्डिहाइड नहीं मिलता, इसलिए डाई से कराओगे तो बेंजील्डिहाइड अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ट्राई से कराओगे तो अगर 3 बार करा दोगे तो यहाँ पे 3 Cl आ जाएंगे, 3 Cl आएंगे तो 3 OH आ जाएंगे, तो फिर से एक H2O निकल जाएगा। तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, अगर 3 Cl आएंगे तो COOH, ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन बना के देगा। लेकिन चलो छोड़ो, अपन को उससे मतलब नहीं। तो अपन पास X प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी X यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था, तो X ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस के अंदर। देखो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है किसी भी गैस का, जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा तो उसके अंदर ध्यान रखना W बराबर 0 होता है, इनकी बराबर 0 होता है। आगे देखो एडियाबेटिक कंडीशन है, एडियाबेटिक कंडीशन है तो उसके लिए Q बराबर कांस्टेंट होता है, होता है नहीं होता। जब Q कांस्टेंट होता है तो Q बराबर 0 होगा, ठीक है, कांस्टेंट। तो इस केस के अंदर अपने पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए आप चेक कीजिए, Q बराबर 0 यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन तो है नहीं। देखो W बराबर 0, यहाँ पे 0 नहीं है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। Q बराबर भी 0 है, W बराबर भी 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन। बेंजीन के लिए Kf की वैल्यू दे रखी है 5.12, K मीन्स यहाँ पे केल्विन, Kg मतलब किलो और मोल इनवर्स, ये यूनिट है थोड़ी सी, K मतलब केल्विन से डिनोट कर रखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आगे बोल रखा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, ठीक है, 0.078 मोलर। आगे बोल रखा है कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट इन बेंजीन, ठीक है। आपको जो आंसर देना है वो देना है, राउंड ऑफ करके देना है अप टू 2 डेसिमल। तो देखिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डेल्टा TF की वैल्यू अपन से यहाँ पे पूछी हुई है, ठीक है। तो आपको जैसा पता है डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू स्मॉल है। तो अब यहाँ पे देखो KF क्या है, वही यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू अपन को दे रखी है। तो आप KF की वैल्यू कितनी है वो लिख लो 5.12। आगे स्मॉल m मोलैलिटी है, तो स्मॉल m की वैल्यू अपन को दे रखी है इस केस में 0.078, ठीक है। आपको डेल्टा TF फाइंड आउट करना था, आपके पास दोनों की वैल्यू है, तो आप वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा 5.12 इंटू 0.078। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर फ्रीजिंग। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखिए रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलो बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी कि आपके पास एक तो एसीटोन है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये होता है आपके पास एसीटोन। इसकी रिएक्शन करा रखी है अपने पास मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, यानी कि CH3 बॉन्ड MgCl। इसको अपन ग्रेनियर रिएक्शन बोलते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा रखी है। तो देखो जब भी मैंने बताया था कि जब भी ग्रेनियर रिएक्शन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड को कुछ इस तरफ तोड़ते हैं कि जो भी मेटल को पॉजिटिव आ जाता है, बाकी उसको नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी ग्रेनियर रिएक्शन के नाम से। तो इस वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आप क्या करो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले से मिला दो और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले से मिला दो,
क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया MgCl एंड यहाँ पे क्या है CH3 और इस कार्बन पे आ जाएगा CH। ठीक है, आगे बोल रखा है कि हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, तो हाइड्रोलाइसिस इस केस में कर रखा है यानी कि H2 के साथ रिएक्शन कर रखी है। आपको पता है H2 H+ और OH माइनस आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएट होगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाले पे H+ पहुंच जाएगा और इस वाले कार्बन पॉजिटिव पे OH माइनस पहुंच जाएगा। तो फाइनल आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, CH3 और OH। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे इनके कॉमन नाम दे रखे हैं, कॉमन नेम दे रखे हैं, तो कॉमन नेम कौन सा होगा वो चेक करते हैं। देखो OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन 3 डिग्री है, मतलब 3 कार्बन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हो। ठीक है, अब 3 के साथ इसके लिए क्या लगना है अपन ट्रस। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 4, तो 4 के लिए क्या है ब्यूटाइल, तो ट्रसरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोल इन प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सिंपल टिक कर सकते हो जल्दी से। देखो एक तो एल्डोल कंडीशन है, कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में दोनों में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी कैनिजारो रिएक्शन जो होती है वो होती है कभी भी, मतलब जो ये रिएक्शंस पॉसिबल होती है, सॉरी हाँ, तो ये होती है कंसंट्रेशन बेस की प्रेजेंस में, जो भी होगा कंसंट्रेशन बेस होगा। लाइक यहाँ पे NaOH एक बेस है, बट यहाँ पे कौन है डाइल्यूट NaOH है, तो इस केस के अंदर हमेशा कैनिजारो रिएक्शन तो होगी नहीं, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं ऑप्शन को, कैनिजारो वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी, क्रॉस कैनिजारो भी नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें अपन, अब इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन होगी, तो एल्डोल कंडेंसेशन में 2 है, एक तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, एक सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो रिएक्शंस करा रखी है, एक तो है आपके पास बेंजल्डिहाइड, ठीक है CHO प्लस, एक है आपके पास एसीटोफिनोल, यानी कि दोनों जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग है, एसीटोफिनोल C6H5। ठीक है, एसीटोफिनोल प्लस बेंजल्डिहाइड के अगर इसके साथ रिएक्शंस होगी, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शंस हो रही है, तो उस केस के अंदर ये इस रिएक्शन का अपन नाम देते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH हॉल ट्वाइस इज, कितना देता है, सॉरी एक मिनट, आपको क्या करना है फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी, इसमें सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, NiOH हॉल ट्वाइस की। ये सॉल्युबल किसके अंदर है, एक NaOH है जिसकी मोलरिटी दे रखी 0.1 मोलर, गिव दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH हॉल ट्वाइस इज इतना, यानी कि 2 × 10⁻⁻15। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अपन को सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और सॉल्युबिलिटी किसकी, NiOH हॉल ट्वाइस सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो ये किस तरीके से टूटेगा, पहली बात तो निकिल Na+2 के अंदर और OH माइनस आयन के अंदर, अगर इसको बैलेंस करो तो आप यहाँ पे 2 लगा दोगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें अपन, मान लो कि इसकी सॉल्युबिलिटी आप S मान के चल रहे हो, ठीक है, तो इसकी भी S हो जाएगी, इसकी कितनी होती है 2S। क्लियर, अब अपन यहाँ पे अगर देखें किसके अंदर सॉल्युबल हो रहा है, भाई सॉल्युबल किसके अंदर हो रहा है, NaOH के अंदर, तो NaOH किस तरह से टूटेगा, Na+ और OH माइनस आयन। ठीक है, ये किसकी, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी 0.1, तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी 0.1 होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी 0.1। ठीक है, अपन को देखो यहाँ पे कॉमन, अगर यहाँ की इसकी सॉल्युबिलिटी निकाले अपन KSP,
KSP ना निकाल के अपन आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है, तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए अपन निकाल रहे थे KIP जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सॉलिबिलिटी ऑफ Na+2 एंड सॉलिबिलिटी ऑफ OH माइनस आयन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चल जाता है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो KIP आएगा वो कितना आएगा, देखो निकल +2 की कितनी सॉलिबिलिटी S। अब बात करें अपन OH माइनस आयन की, OH माइनस आयन की सॉलिबिलिटी तो यहाँ पे 2S है, बट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये 0.1, तो 0.1 प्लस इसमें ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल OH माइनस की सॉलिबिलिटी कितनी आएगी 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसको आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट कैसे करेंगे, देखो आपको पता है सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है इसकी, तो सॉलिबिलिटी कम होती है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन केस में। तो आप क्या करते हो, S जो होती है बहुत कम होती है 0.1 के केस में, तो इस चक्कर में अपन S को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर इसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे इसका मतलब इस वाली वैल्यू को 0 कर देंगे। तो अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करो S, अब देखो 0.1 इसकी पावर है कितनी 2, और KIP आपको KIP की वैल्यू क्वेश्चन में तो गिवन है ही। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। KIP कितना है अपने पास, देखना 2 × 10⁻⁻15। ठीक है, बराबर S तो अपन को फाइंड आउट करना है सॉलिबिलिटी, और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻, खुला आ दूं डायरेक्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 × 10⁻30 मोल है। ठीक है, तो S की वैल्यू अपने पास ये आ गई, मतलब सॉलिबिलिटी कितनी आएगी इसकी। तो ऑप्शन चेक करो आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द कैलकुलेट फाइंड ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr+2 आयन। देखो जब भी किसी भी आयन का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो तो आपको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, यानी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉइंट इसकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वो उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे Cr की बात करें, Cr+2 आयन की, तो Cr+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा 3d4 एंड 4s0 की 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपन देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 4 है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट वो कितना आएगा 4 पॉइंट कुछ भी नंबर हो सकता है। 4 पॉइंट, देखो ऑप्शन कौन सा है जिसमें आगे फ्रंट 4 आ रहा हो, ये रहा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 ही रहा, तो आपका सेकेंड आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू और निकालोगे पॉइंट कुछ में करके, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर जो होता है √n(n+2). तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप वैल्यू पुट करो 4 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, तो √24 इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा 4.9 समथिंग। ठीक है, तो ये 4.9 बोर मैग्नेटॉन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट-2-ene। यहाँ पे आपके पास एक एलिमिनेशन रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, हो सकता है वो कोई सी रिएक्शन तो अपन इसमें से अपन को आइडेंटिफाई A, B, C एंड D कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है ये अपन को बताना।
तो देखो यहाँ पे 2 ब्रोमोपेंटेन है, तो पेंटेन बना देते हैं पहले, पेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन ये रहा, ठीक है। ये 2 ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2इन के अंदर 1 2 3 4 एंड 5, तो पेंट 2इन, ये पेंट 2इन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन क्यों हो रही होंगी, देखो मतलब यहाँ से Br निकल रहा है, मतलब ये कार्बन है अल्फा, यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। उसके पास वाला ये है बीटा और ये वाला भी है बीटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन निकल के जा रहा है, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन। तो इस केस में HBr जो निकल के जा रहा है और जो H जो निकल के जा रहा है वो बीटा कार्बन से जा रहा है, इसका मतलब बीटा एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला है ऑप्शन बीटा एलिमिनेशन। उसके बाद में आगे देखो फॉलो बाई जेट-सेप रूल। देखो ये जो रूल होता है ये एल्कीन की स्टेबिलिटी को शो करता है कि वो वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसको आप और भी अच्छे से डिटेल में बाद में देखोगे, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ सेट-जेफ रूल क्या होता है। यानी कि जो एल्कीन जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा होती है, या फिर उसमें दूसरे तरीके से बोल सकते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला रूल भी फॉलो होगा, ठीक है। अगर दूसरा अपन बात डबल बॉन्ड इधर आ जाता है इस तरफ, ठीक है, तो इसके बाद में ये सेट-जेफ रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन से तो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस हेलोजन का निकलना, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन का निकलना ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। डी की बात करें डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, इसमें कौन सा ए बी सी, मतलब ये ओरल अपना आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। देखो Cr+2 इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है D4 पे, इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, देन Fe+2 D6 इन वाटर। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि देखो Cr जो +2 जो आयन है और एक Fe+2 जो आयन है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्रोमियम वाला। क्या ये सही है? देखो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D4 और यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना होगा 3D6, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये 3D इसके अंदर हो जाएगा 3D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर रहा है, ठीक है, तो ये किसके अंदर होगा 3D5 के अंदर। अब इसमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, D3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है D5 के कंपेयर में। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन लूज करना चाहेगा, क्रोमियम, और जो लूज कर देगा वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर इन दोनों में यानी कि वो तो एक्चुअली ऐसा है कि दोनों ही लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन आसानी से इजीली तरीके से लूज कर पाएगा, यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो और भी फास्ट इसको लूज करेगा। तो 3D सबसे ज्यादा होगी D5 के कंपेयर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड चेक कीजिए, द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन ऑफ देयर कैटालिटिक एक्टिविटीज ड्यू टू देयर ability to adopt multiple oxidation state and the form complex। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ट्रांजिशन जो मेटल है, यानी डी ब्लॉक की जितने भी अपने पास ट्रांजिशन मेटल है, ये जो मेटल है ये क्या करती है कि ये मेटल इनके कंपाउंड बनाती है, और ये जो कंपाउंड और मेटल जो है वो क्या करते हैं कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, ठीक है। इनके अंदर एबिलिटी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिस वजह से, ठीक। तो ये ऑप्शन भी सही है अपना, फर्स्ट ऑप्शन सही था, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर द फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन
आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स की जो लैटिस जो होती है उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो उससे उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन में बात करें, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट सेम। देखिए ये ऑप्शन में अगर अपन चेक करें CrO4-2 के अंदर क्रोमियम की मान लो कि X ऑक्सीजन स्टेट है प्लस ऑक्सीजन की -2 × 4 इक्वल टू कितना चार्ज है -2, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से +6। ठीक है, इसके अंदर तो कितना आ रहा है +6। अब इसके अंदर भी चेक कर लो, इसके अंदर आप चेक करोगे तो Cr2O7-2, तो क्रोमियम की मान लो X तो कितनी हो जाएगी इसकी 2X प्लस ऑक्सीजन की -2 इंटू कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू -2, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगी 14 - 2, तो ये कितना हो गया 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/2, तो कितना आ जाएगा 6, इसमें भी कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट दोनों की सेम है, बट यार नॉट सेम बता रहा है, इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा था, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिए। देखो, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको पास इनको मैच कराना है, यानी कि एक तरफ कॉलम ये है, एक तरफ कॉलम ये है, तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो देखो CO गैस प्लस H2 गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एक सिंथेसिस गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड को मिला दो इसके साथ। एंड अपन आगे बात करें, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। एंड B2H6 क्योंकि डाइबोरेन है, और ये क्या होता है यार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाइड्राइड होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो B2H6 जो किससे बन के बना है, इसका डाइमर होता है किसका, BH3 का, बोरेन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी तो ये डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, आगे बात करें H2O2 की बात करें, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक ओपन बुक की तरह होती है, बट इसमें क्या दे रखा है, नॉन प्लेनर। ओपन बुक क्या होगी, इसका मतलब प्लेन के अंदर नहीं होती है, तो आप बोल सकते हो H2O2 की नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर ही होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन मैच, फर्स्ट के अंदर थर्ड, फर्स्ट के अंदर थर्ड, बी के अंदर फर्स्ट, एंड सी के अंदर सेकंड, एंड डी के अंदर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इनके अंदर से अपन को एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, CO2 गैस इज यूज टू रेफ्रिजरेटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है यूज आती है फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड के अंदर, बात सही है। बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे गैस फेज में ले रखा है, लेकिन ध्यान रखना रेफ्रिजरेटर में यूज में आती है CO2 सॉलिड की तरह यूज में आती है, ना गैस की तरफ यूज में आती है। तो मेरा आई थिंक मेरे हिसाब से इसको ऑप्शन को ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, क्योंकि ये वाला जो होता है हो सकता 100% ये सॉलिड फॉर्म में यूज में आती है। ठीक है, गैस फॉर्म में यूज में नहीं आती। बी ऑप्शन चेक करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ C16 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। जैसा कि अपन बात करें कि C60 के अंदर जो बकमिस्टर फ्लोरीन होता है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर अपन 2 मेंबर रिंग देखते हैं, एक तो 6 मेंबर रिंग, ठीक है, और एक 5 मेंबर रिंग। एक तो कार्बन की 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग होती है वो होती है 12, और 5 मेंबर रिंग भी होती है वो होती है 12। ठीक, तो यहाँ पे दे रखा है कि 12 6 कार्बन रिंग, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे आगे बोल रखा है 20
5 कार्बन रिंग यहाँ पे मेंशन नहीं होगी, तो 20 नहीं होने की वजह से 12 भी होंगी, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें सी ऑप्शन में, ZSM-5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। देखो ZSM-5 जो होता है एक जियोलाइट होता है, बात सही है, और ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है एल्कोहल को इसके अंदर गैसोलीन के अंदर, ये भी बात सही है। यानी कि एल्कोहल या तो हो आप मेथनॉल हो या इथेनॉल हो या फिर हायर एल्कोहल हो आपके पास, इनको सबको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये गैसोलीन के अंदर। किसकी प्रेजेंस में, कौन से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, ZSM-5 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में डी ऑप्शन की अगर बात करें तो ये भी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड जी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ये भी बात बिल्कुल सही है, कलरलेस होगी, उसके बाद में ऑर्डरलेस भी होती है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो टेस्टलेस होती है, टेस्टलेस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका राइट हो जाएगा। तो चेक कीजिए कौन कौन से ऑप्शन सही है, सी एंड डी दोनों सही है, सी एंड डी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। आगे बोल रखा है मैच द फॉलोइंग, सेम है, यहाँ पे भी 2 कॉलम बना के दे रखा है, एक तो ऑक्साइड है, एक यहाँ पे नेचर बता रखा है इन ऑक्साइड का। तो देखो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो आपको पता है न्यूट्रल होती है। ठीक है, BaO जो होती है मतलब बेरिलियम ऑक्साइड जो होती है बेसिक होती है, और Al2O3 जो होती है ये होती है एम्फोटेरिक नेचर में। ठीक है, और Cl2O7 जो है वो होती है एसिडिक नेचर के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए के अंदर सेकंड है, ए के अंदर सेकंड है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, हाँ सही है, सेकंड है, और बी के अंदर फर्स्ट है, बी के अंदर फर्स्ट, सी के अंदर फोर्थ एम्फोटेरिक, और डी के अंदर एसिडिक थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मैच करेगा इसके साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले अपने पास अगर देखो इनको कि यहाँ पे कोई नोबल गैस तो नहीं है। नोबल गैस कभी भी वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब H2 कंबाइन की फॉर्म में नहीं करेगी, जैसे N2AR2 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सीधा आप डायरेक्ट लगा सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन जो है एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, अगर बात करें अपन सिस्टमेटिक तरीके से, तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहोगे जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा वो कभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि इस रिएक्शंस के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितना चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट के अंदर अगर अपन कार्बन देखें तो CH4 है, और प्रोडक्ट के अंदर देखो तो CCl4 है। देखो CH4 के अंदर कार्बन जो है वो कितने पे है, -4 के अंदर है। मान लो कि कार्बन X से पहले बताता हूँ आपको, प्लस हाइड्रोजन +1 है इंटू 4 = 0, कोई चार्ज नहीं है, तो X = कितना हो जाएगा, -4। बात करें CCl4 में, तो CCl4 में बात करें तो कार्बन को यहाँ पे भी मान लो आप X, क्लोरीन को प्लस X, प्लस क्लोरीन को आप क्या मानो -1 इंटू 4 = क्या 0, तो X = कितना हो जाएगा, +4। तो यानी कि यहाँ पे जो कार्बन है -4 से +4 के अंदर जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -4 से +4, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रखा है, एक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है अपने पास, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ऐसा कौन सा रीजन है जो इसका एक्सप्लेन करता है।
तो देखो सबसे पहले अगर अपन ट्रसरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनाए CH3 बॉन्ड C एंड CH3 एंड CH3, ये आपके पास ट्रसरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। और एक तरफ बात कर रखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, तो सेकेंडरी यानी कि CH3 बॉन्ड CH एंड C एंड CH3H, ये है आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब इनमें बात करते हैं कि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती क्यों होती है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो कि एक अगर आप देखना चाहो मोस्टली बच्चा हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। बात भी सही है, प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे तीन प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेंगे इस पर, इस कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव वाले के ऊपर। यहाँ पे आपके पास 2 प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है प्लस आई का। मैं माइनस आई इफेक्ट डिस्कस कर रखा है, प्लस आर डिस्कस कर रखा है, माइनस आर डिस्कस कर रखा है, हाइपर कंजुगेशन डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो प्लस आई है ही नहीं, तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट अगर अपन बात करें देखो, तो अब अपन देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन के अंदर हाइपर कंजुगेशन कैसे निकालते हैं, पहली बात तो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जो भी ज्यादा बनेगी, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा से बनाता हूँ और आपको बताता हूँ फिर से, CH3 एंड बॉन्ड CH3 प्लस चार्ज। अब यहाँ पे अगर आप अल्फा कार्बन देखोगे तो सॉरी अल्फा हाइड्रोजन आप निकालोगे तो कितने आएंगे, इसको आप काउंट कर लो। इस कार्बन के पास 3 ये है, 3 हीरे अल्फा हाइड्रोजन और 3 हीरे, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया अपन पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन है इस केस में ट्रसरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सॉरी ट्रसरी ब्यूटाइल के अंदर, ट्रसरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन के अंदर, ठीक है। अगर अपन बात करें सेकेंडरी ब्यूटाइल की, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के अंदर कितने हैं, देखो CH3 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड C एंड H एंड इसके ऊपर CH3 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तो आप राउंड कर लो। अब देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 है, इस कार्बन के पास 2 है, तो टोटल कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है या 9 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो 9 वाले ज्यादा होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें आगे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI, यानी कि एनिसोल जो है अपने पास बेंजीन रिंग है O CH3 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रखी है, HI के साथ। HI के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और इसको, इसके पास H चल जाएगा, इसके पास I चल जाएगा, तो आपके पास बनेगा क्या, फिनॉल प्लस CH3I। तो ये ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है, फिनॉल प्लस CH3, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड बना के लिंकेज होनी चाहिए, प्रॉक्सी लिंकेज होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें प्रॉक्सी लिंकेज पाई जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि सल्फर एक है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, हाँ यहाँ पे होगी। तो सबकी स्ट्रक्चर बना के अपन देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे H2SO8 की अगर अपन बात करें तो S सल्फर, ठीक है, इसके पास OH है, इसके पास भी OH है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, इस तरफ डबल बॉन्ड O, इस तरफ अपने पास कितने आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये किसकी बनाई है, H2S2O8 की, ठीक है। इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज शो हो रही है, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर परऑक्सी लिंकेज मौजूद है और इसका नाम जो है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बाकी अदर ऑप्शंस में अगर अपन बात करें, स्ट्रक्चर बना के देख लेना, यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड डबल कहीं मिलेगा नहीं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ए मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैस। अपने पास दो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, एक आर्गन गैस है, एक सिलेंडर के अंदर अपन ने भर रखी है। उसके अंदर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस है और 8 ग्राम प्लस आर्गन गैस है। आगे बोल रखा है इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस इज सिलेंडर इज 27 बार। इतना प्रेशर दे रखा है टोटल गैस का, ठीक है। आगे पूछा गया द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये अपन को आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको पता होगा कि जो पी गैस जो होता है, मतलब पी गैस बराबर होता है एक्स गैस इंटू पी टोटल, ठीक। अब यहां से ये पी गैस जो है वो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, तो उसकी मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल आपको कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपन को गिवन क्या क्या है, अपने पास डाटा है, अपने पास नाइट्रोजन गैस है 7 ग्राम और आर्गन गैस है अपने पास 8 ग्राम और टोटल प्रेशर दे रखा है। तो पी टोटल तो अपने पास गिवन है, कितना है, पी टोटल 27 बार दे रखा है अपन को। तो देखो यहाँ पे एक्स गैस अपन को निकाल लो, एक्स गैस मतलब मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाई मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस मोल ऑफ, टोटल मोल आएंगे, मोल ऑफ आर्गन गैस, ठीक है। तो अब यहाँ से एक्स गैस आ जाएगी, जो भी है नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन भी इसमें है तो एक्स गैस बोलो या फिर आप एक्स नाइट्रोजन बोल दो, नाइट्रोजन गैस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जिसको निकालना है, मतलब अपन पास नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो N2 और इस केस के अंदर भी N2। तो x N2 की वैल्यू अपन पास यहाँ से आ जाएगी, इसको निकाल ही लो। देखो मोल ऑफ नाइट्रोजन मतलब मास डिवाइडेड मोलर मास, तो मास कितना दे रखा है अपने पास 7 ग्राम, तो 7 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन का है 1 का 14, तो N2 की फॉर्म में तो कितना हो जाएगा 18, तो 27 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। आगे 7/28 हो गया और यहाँ पे मोल ऑफ नाइट्रोजन फिर से, तो 7/28 प्लस मोल ऑफ आर्गन, आर्गन के अगर अपन देखें तो मास कितना है आर्गन का 8 ग्राम, तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, आर्गन में कितना होता है 14, ठीक है। अब यहाँ से अपन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो अपने पास x N2 मतलब ये अपने पास मोल फ्रैक्शन आई है, कितनी आई है मोल फ्रैक्शन, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी 7/28, 4 बार 1/4 1/4 और ये कितना हो गया 1/5, तो ओवरऑल अपने पास कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर देखो निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना है 1/4 प्लस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 20, 5 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 20, 9 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा 4 से गया 5 बार, देखो इसमें 1/4 डिवाइडेड बाई 9/20, 4 से ये गया कितने बार 5 बार, तो जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो 5/9 आएगा। तो 5/9 तो आ रहा है इसका डायरेक्ट x N2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितने आ रही है अपने पास 9/20, ठीक है। अब अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में, एक मिनट थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या था, अपने पास x N2 आ चुका है, अपने पास P टोटल अपने पास गिवन दे ही रखा है, तो P N2 बराबर कितना हो जाएगा, अभी अपने पास आया है, ये आया कितना 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू P टोटल अपने पास कितना है 27 बार, तो ये कितना हो जाएगा 15 बार, तो ये आपका पास पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का कितना जाएगा 15 बार। तो ऑप्शन आप चेक करो 15 बार, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एन एल्कीन और ओजोनोलाइसिस गिव द मेथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रक्चर। यानी कि आपके पास एक ये एल्कीन दे रखी है ऑप्शन के अंदर, उनका ओजोनोलाइसिस करने के बाद मेथेनॉल, ऐसा कौन सी एल्कीन है जो मेथेनॉल बना के देती है। ठीक, तो देखो सबसे पहले कि ओजोनोलाइसिस होगा ना तो आपके पास यानी कि जो डबल बॉन्ड हो वो कॉर्नर में हो, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट पे हो, तो वो देखो सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड में नहीं है एंड थर्ड में है, ठीक है, और फोर्थ में तो है नहीं है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखिए कैसे, इसका अपन जैसे ओजोनोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, बना के दिखाते हैं आपको, CH2 बॉन्ड CH एंड CH2, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्रेक होता है कुछ ऐसे ब्रेक होता है, सॉरी गलत हो गया, ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये जो ब्रेक होता है कुछ ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बनेगा ये आपका HCHO बन जाएगा, यानी कि मेथेनॉल यहाँ पे आपको बना के देगा ये वाला मॉलिक्यूल जो टर्मिनल वाला कार्बन है, यानी कि एक ऑक्सीजन इस पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेथेनॉल बना के देगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जितने भी यहाँ पे उनको हर एक ऑप्शन में जो कंपाउंड लिख रखे हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे किसी के पास लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, तो उसी चांस बनता है, देखो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर मिलेगा, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट होगा, तो इस ऑप्शन को भूल जाओ, यहीं से कैंसिल हो गया। तो आगे देखो इसमें बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, एंड आगे इसमें नहीं होता, BF3 के अंदर नहीं होता, आगे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF इसके अंदर आ गया, फिर डाइपोल मूवमेंट क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन की काफी डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट होगा इनमें कुछ ना कुछ। नेक्स्ट अगर ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, आगे बात करें थर्ड ऑप्शन को, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मतलब NF3, तो यहाँ पे भी लॉन पेयर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। एंड अब लास्ट ऑप्शन फोर्थ होने वाला है, देखो कैसा, बोरॉन ट्राइक्लोराइड लिख लो सबको पहले यहाँ पे, बोरॉन BF3, ठीक है। अब देखो BF3 में यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होगा, क्योंकि इसमें यहाँ से देखो एक बोरॉन सेंटर में होगा और यहाँ पे 3 फ्लोरीन होंगे, ठीक है, जो एक नेट फोर्स से यहाँ पे खींच रहे होंगे, तो इनका नेट कैंसिल आउट जीरो हो जाएगा, ठीक। आगे अपन बात करें बेरिलियम डाइफ्लोराइड मतलब BeF2 के अंदर भी जीरो होगा। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, तो ये भी इसका जीरो हो गया, ये इस तरफ का ऑक्सीजन निकलेगा, ये इस तरफ का ऑक्सीजन, नेट उसका भी जीरो हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये बना दो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब 1 पोजीशन पे एक 4 पोजीशन, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से ये वाला क्लोरीन इसके इस तरफ से खींचेगा, यहाँ पे इस तरफ से खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे भी इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में भी जीरो हो ही रहा है, देखो जैसे बेरिलियम जो है इस तरफ क्लोरीन F लगा हुआ है, इस तरफ F लगा हुआ है, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ओवरऑल आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट हैव बॉडी सेंट्रिफ्यूजी, मतलब BCC बना रहा है, एक PCC स्ट्रक्चर बना रखा है एक एलिमेंट, द सेंटर सेल इज, जो किनारे की जो लंबाई अपन को दे रखी है, लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज,
यानी कि बीसीसी के अंदर अपन के पास इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई सबसे पहले यहाँ पे जो ए की वैल्यू दे रखी है, रेडियस जो दे रखी है, सॉरी सेल ए जो दे रखी है, लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 288 पिकोमीटर। ठीक, आगे बोल रखा है कि इससे यहाँ से अपन को एटॉमिक रेडियस मतलब आर फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी बीसीसी के लिए अगर अपन ए एंड आर के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन जो होता है वो होता है √3a = 4r। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आर बराबर कितना होगा √3a / 4। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लो, ए की वैल्यू पुट कर दो, √3 / 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 288 पिकोमीटर। तो ये आर की वैल्यू इतनी पिकोमीटर में आ जाएगी अपने पास। तो ऑप्शन चेक करो, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलीन विल गिव्स द कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो हमेशा ध्यान रखना कार्बाइल एमीन टेस्ट यहाँ पे एनिलीन देगी, एनिलीन होती है, तो यहाँ पे ये नहीं देंगे, यहाँ पे ये एनिलीन नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट एनिलीन है और थर्ड ऑप्शन भी एनिलीन है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। यानी कि अपन को कैल्शियम क्लोराइड से अपने पास कैल्शियम अपन को 20 ग्राम अपन को निकालने के लिए कितने फेराडे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे अपन नॉर्मल चीजें देखें कि यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर आप इसको 1 मोल केस लेके चले तो इसके अंदर क्लोरीन यहाँ पे +2 के अंदर प्रेजेंट है, पर यहाँ पे कैल्शियम 0 अपनी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे अपन ने क्या है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस केस में मान लो कि 1 मोल मान लिया आपने, 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से आपको 1 मोल क्या बनाना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो आपको अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड से 1 मोल आपको कैल्शियम चाहिए, तो इसके लिए कितने फेराडे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 फेराडे की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है तो 2 फेराडे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 मोल के लिए। ठीक है, तो अपन को अपने पास कितना दे रखा है, 20 ग्राम अपन को चाहिए। 20 ग्राम चाहिए, इसका मतलब कितना मोल चाहिए कैल्शियम के, तो मोल ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा, मास डिवाइड मोलर मास। तो मास है अपने पास 20 ग्राम डिवाइड मोलर मास है 40, तो ये कितना हो गया हाफ। ठीक है, इसका मतलब हाफ मोल अपने पास कैल्शियम है। तो मेरे को एक बात बताओ कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम के लिए कितना फेराडे की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 2 फेराडे। तो हाफ मोल के लिए कितना फेराडे की रिक्वायरमेंट मिलेगी, 1 फेराडे की, ऑब्वियसली बात है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 फेराडे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम यहाँ पे मैक्सिमम होने की इसके अंदर। देखो आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या निकालोगे, मोल निकाल लोगे, सब मोल से क्या कर दोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब यहाँ से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अपने पास। देखें तो इस केस में अगर अपन देखें फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो मास कितना है भाई, तो आप सिंपल सी बात है 1 ग्राम डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना है 108, तो ये तो आ गया अपने पास मोल इसका इनटू Na, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
इस केस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलो या फिर नंबर ऑफ एटम बोलो, बात सेम ही। तो इसके अंदर जो आएंगे वो कितना आएगा, Na डिवाइडेड बाई 108। ठीक है, इसमें चेक करो सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन में वो मास कितना है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 24 इंटू एन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई 24। ये इसके नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। इस केस में बात करें तो भी सेम फंडा, मास कितना है 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन है यहाँ पे O2 की फॉर्म में, तो ध्यान रखना कितना लेना ही पड़ेगा यहाँ पे अपन को 32 डबल जस्ट 16 का 32 हो जाएगा इंटू Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, ध्यान रखना ये नंबर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अपन को निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो इसको आप सिंपल सी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना हो जाएगा 2 से अगर इसको काटोगे तो वही 16। तो आप अगर डायरेक्ट लिखोगे तो इसका कितना आ जाएगा Na डिवाइडेड बाई 16। और लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो वही मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है लिथियम का 7 इंटू Na। तो नंबर ऑफ एटम इसमें आ गए, तो Na डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे मैक्सिमम किसके होंगे, जिसकी लोवेस्ट वैल्यू कम से कम होगी। यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 7 है। तो सबसे कम इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे अपन चलते हैं और डिस्कस करते हैं चल के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको बताना है किसके अंदर, ल्यूथेरियम के अंदर, Lu के अंदर। इसके अंदर 175 तो दे रखा है इसका एटॉमिक मास, और एटॉमिक नंबर दे रखा है 71। तो देखो एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है 71। तो इस केस के अंदर 71 जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर ये न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होंगे। इस केस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 71 निकल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 71। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन केस में बात करते हैं तो देखो क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड माइनस कर दो एटॉमिक मास। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो एटॉमिक नंबर, यानी कि आपके पास कितना आएगा, टोटल है 175 माइनस 71, तो कितना हो जाएगा 104। ठीक है, तो आपके पास न्यूट्रॉन कितना आ जाएंगे 104। ये सीक्वेंस अपने पास फर्स्ट ऑप्शन में आ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन 2 क्लोरीन यहाँ पे एटम से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना रहता है, और यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। और करेक्ट ऑप्शन के अपन 2 चीज डिस्कस कर रहे थे, कि तो डेल्टा H, ठीक है, और एक डेल्टा H। तो डेल्टा H होती है चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S होती है चेंज इन एंट्रोपी। तो देखो कभी भी अगर पहले अपन डेल्टा H के बारे में बात कर लेते हैं, देखो तो इस केस के अंदर डेल्टा H पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो देखो यहाँ पे 2 Cl के मॉलिक्यूल, सॉरी 2 Cl के एटम दोनों मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल। तो इस केस में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कभी भी ध्यान रखना, जहाँ पे बॉन्ड बनता है वहां पे एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब इसके लिए इस केस में डेल्टा H जो है वो माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तो डेल्टा H नेगेटिव आएगा। अब डेल्टा H की बात करें तो डेल्टा H होती है
किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को शो करती है। तो इस केस के अंदर मतलब दो क्लोरीन एटम जो है दोनों मिलकर के एक मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म हो गए, इसका मतलब यहाँ पे रैंडमनेस कम हो गई। तो रैंडमनेस कम होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है वो माइनस में आएगा और डेल्टा एस भी माइनस में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा लेस देन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इट फॉर्म कार्बो ऑक्सो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि सही बात है। नेक्स्ट देखो, इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, मतलब यहाँ पे कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग करने की जो कैपेसिटी उसको रिड्यूस कर देती है, सही बात है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन बात करें, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन बॉन्ड टू कार्बन ऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस केस में अगर अपन बात करें कि देखो जैसा कि आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर भी उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, लेस स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो हाई स्टेबिलिटी होती है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन बात करते हैं, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन, यानी कि जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म होती है? जब किसी कभी कंपाउंड का इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये भी अपने पास सही ऑप्शन। तो यहाँ पे अपने पास नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब भी अपन सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो ग्लूकोज का जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है, ये तो आपको पता है। तो आप ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये ऑप्शन नहीं है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज, तो ये ऑप्शन भी गलत। दोनों ऑप्शन में एक होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है बीटा फ्रक्टोज, तो यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इक्वेशन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुर्ज रिएक्शन। यानी कि वुर्ज रिएक्शन के अंदर वुर्ज रिएक्शन से ऐसा कौन सा एल्केन है जो जिसकी यील्ड जो है, जिसकी यील्ड मतलब यहाँ पे कम मात्रा में अपन कम क्वांटिटी में तो बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि वुर्ज रिएक्शन जो होती है वो एल्केन बनाती है, लेकिन कौन सा एल्केन? जो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब इवन नंबर में हो, नंबर ऑफ कार्बन उस एल्केन के अंदर ऐसा एल्केन बनाएगी वो, ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन इवन है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देख लो वो वाली यानी कि ऑड वाले जो नंबर आएंगे अपने पास उसकी यील्ड सबसे कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सेन है, मतलब हेक्सेन में 6 कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास इवन नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में बात करते हैं ब्यूटेन 4 प्लस डाइमिथाइल में तो टोटल 6 कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 7 कार्बन है, यहाँ पे ये ऑड नंबर आ गया, तो यहाँ पे ये गुड यील्ड नहीं देगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट चेक कर लेते हैं एक बार। एन ब्यूटेन तो मतलब 4 कार्बन होंगे, और 4 कार्बन जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर के अंदर सिमेट्रिकल पाई जाएगी, तो सिंपल सी बात 4th नंबर वाला को गुड यील्ड देगा।
तो आपको बस ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसके अंदर ओड नंबर सिमेट्रिकल नहीं है साइक्लिन के अंदर। हमेशा वही एल्कीन बना के देगा जो सिमेट्रिकल है, या फिर अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज इतनी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अपन को रेट कांस्टेंट दे रखी है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम टू रिएक्टेंट 0.2 ग्राम, यानी कि अपने पास रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट में बन रहा है, उस रिएक्टेंट में स्टार्टिंग में मान लो कि 2 ग्राम था, उस 2 ग्राम से इसमें रिएक्टेंट को 0.2 ग्राम आने में कितना टाइम लग गया, टाइम पूछ रहा है। और ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसके लिए अपन को के की वैल्यू दे रखी है। के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट अपन को गिवन है, वो कितना है, के की वैल्यू अपने पास है 4.606 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यानी कि के और टी के बीच कुछ रिलेशन होता है, रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन रिलेशन होता है। वो क्या होता है, देखिए के बराबर होता है के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी log A0 डिवाइडेड बाई A2, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे अपन को कंसंट्रेशन तो दी नहीं रखी, तो उसका मतलब मास दे रखा है। तो देखो मास, अगर इसकी बात करें अपन कंसंट्रेशन की, मतलब मोलरिटी, पर मास में देखो तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी किस चीज की होती है, जैसे मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो भाई सेम होगा रिएक्टेंट का स्टार्टिंग में फाइनल में, तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे का। मोल की बात करें तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो देखो यहाँ पे मोलर मास सेम होगा रिएक्टेंट का, यहाँ पे जो होगा स्टार्टिंग में फाइनल में होगा। इसका मतलब मास की टर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2.303 टी, और एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, टी टाइम के को इधर डाल दो। के की वैल्यू कितनी है 4.606 इंटू 10⁻³ लॉग A0 की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में कितना है 2 ग्राम डिवाइडेड बाई AT जो फाइनल में कितने है 0.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया, इसे 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो गया 10। और अब लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 की वैल्यू 1, और अलग ये कितना हो जाएगा 1। तो 1 इंटू इसको करोगे तो ये गैप कितने कर गया 2 बार, ठीक है। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो और अलग इसका आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻³। तो इसका कितना हो जाएगा 500 सेकेंड। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये लिगेंडों की एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है आपको, उसका आपको सीक्वेंस बताना है। सबसे ज्यादा कौन होगा, CN- साइनाइड, उसके बाद में C2O4 माइनस, C2O4-2, उसके बाद में कौन है F- और SCN-। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सीक्वेंस सही हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिविटीज मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू produce ATP with sodium is responsible for the transmission in nerve signals, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर नर्व सिग्नल जो होते हैं उसके अंदर सोडियम के साथ एक सोडियम, आपने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो सोडियम कौन कौन से हो सकते हैं, देखो यहाँ पे आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा।
क्योंकि ग्लूकोज से अगर जैसे एटीपी निकलती है तो उसके लिए अपन पास पोटेशियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है एज ए कैटालिस्ट। ग्लूकोज से अपन क्या करते हैं, एटीपी अगर अपन निकालते हैं तो उसके लिए अपन को एक एंजाइम की जरूरत होती है, उसको अपन पोटेशियम बोलते हैं, ठीक है। और अपन बात करें कि देखो अपनी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो मेंबर होती है उसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप आपको वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप में वहाँ पे पोटेशियम का बहुत रोल रहता है। तो यहाँ पे आपका पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। तो इनमें से आपके पास कैटायनिक डिटर्जेंट कौन सा है। कैटायनिक मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर सोडियम Na+ चल जाएगा, Na+ जाने के बाद में इस पे कौन सा चार्ज आएगा, सल्फेट पे नेगेटिव, तो ये वाला बचेगा लोरेक्सी सल्फेट, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो आपके पास एनायनिक डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक करो, सोडियम स्टायरेट, Na+ अगर चल जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये भी एक एनायन डिटर्जेंट बनेगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो यहाँ से अगर ब्रोमाइड निकल गया Br- निकलने के बाद में ये अपने पास क्या बच जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला, तो ये आपके पास कैटायनिक डिटर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे बात करें सोडियम, तो सोडियम फिर से Na+ ये निकल जाएगा, तो ये आपके पास एनायनिक बचेगा, तो एनायनिक डिटर्जेंट बन रहे हैं। आपको कैटायनिक चाहिए तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी, यानी कि एनोड के ऊपर यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, H2S गैस निकलेगी या फिर SO2 गैस निकलेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डाइल्यूट बोला गया है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अगर इनकेस यहाँ पे कंसंट्रेशन H2SO4 होता, उस केस में जो हो एनोड पे जो गैस रिलीज होती वो गैस नहीं होती, H2S2O8 ये बनता वहाँ पे कंसंट्रेशन H2SO4 की केस में। अगर यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 अगर आपको दे रखा है तो उस केस के अंदर एनोड पे, ठीक है, उस केस के अंदर जो एनोड पे जो बनेगी वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड यहाँ पे कौन होगा, तो ये भी आपका कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट